नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर दिल्ली के अंदर मोदी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमाया है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे केरल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जमानत बचाने में भी फेल हो गई है। और यहाँ तक की दोस्तों चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों का जमकर समर्थन करते हैं और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की एक एक मांग को पूरा करे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मोदी सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार क्यों नहीं है, और ऐसे में मोदी सरकार को किसानों की मांग को मानने में दिक्कत क्या है। आप लोग को क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि एक और किसानों का प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है और तमाम बड़े संगठनों के साथ साथ लोगों ने भी जमकर समर्थन करना किसान प्रदर्शन का शुरू कर दिया है। और इस बीच दिल्ली बॉर्डर बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस थमाया है और जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट व 2 अन्य लोगों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए कहा गया था कि बॉर्डर सील कर दिया गया है, जिसके बाद कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि किसने बॉर्डर बंद कर रखा है। जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसानों ने बंद कर रखा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, सरकार की ओर से बंद किया गया है। और ऐसा कहने के साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, पुलिस के द्वारा बंद किया गया है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट राय देते हुए कहा है कि सरकार को पहल करनी चाहिए और बातचीत को लगातार जारी रखनी चाहिए। इसी के साथ में नोटिस थमाकर सभी सरकारों से जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि किसने किसानों को दिल्ली आने से रोका है, तो तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस ने रोक रखा है। और तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है, भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठन मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा कि एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी के अंदर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव को भी रखिए और इसी के साथ में बातचीत करके मामले का समाधान करिए। कुल मिलाकर मोदी सरकार के लिए तगड़ा झटका इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार किसानों से बातचीत करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप किसानों से मुलाकात करिए, उनसे बात करिए, एक कमेटी बनाकर अंतिम फैसला लीजिए। इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर मिली जीत को लेकर ढिंढोरा पीट रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की वजह से गोवा की जनता ने बीजेपी को प्रचंड जीत दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत 2 दिन के अंदर ही इतनी बुरी हो गई है, जहां पर बीजेपी के नेता अब इस पर टिप्पणी देने से बचने लगे हैं। आपको बता दें कि केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव के वोट की गिनती लगातार जारी है और ऐसे में तकरीबन 1199 स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे के साथ साथ 991 ग्राम पंचायत और 152 ब्लॉक पंचायत के साथ साथ 14 जिलों के पंचायत में 86 नगर पालिका और 6 नगर निगम के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें वर्तमान के अंदर सत्तारूढ़ वामपंथी दल के गठबंधन एलडीएफ ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी का पूरा गठबंधन यानी यूडीएफ दूसरे नंबर पर है और इसी के साथ में बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंक दी थी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। और सीटों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी की क्या हालत केरल के अंदर हो रखी है। आपको बता दें कि एलडीएफ यानी लेफ्ट पार्टी गठबंधन को 482 सीटें मिली है, जबकि यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 383 सीटें मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 24 सीटें मिली है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और उनका पूरा गठबंधन जो तीसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान में भी कितनी बुरी हालत में है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर बीजेपी का आंकड़ा निर्दलीयों से भी पीछे का है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की वजह से जनता ने बीजेपी को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया है। क्योंकि बड़े बड़े दावे यहाँ तक की मीडिया के अंदर भी बीजेपी कर रही थी कि अब वह हैदराबाद के रास्ते दक्षिण भारत के दरवाजे खोल रही है और दक्षिण भारत के राज्यों में भी अपनी स्थिति दर्ज कराएगी। लेकिन हैदराबाद चुनाव के नतीजे के 1 महीने भी पूरे नहीं हुए और बीजेपी को केरल से तगड़ा झटका लगा है और गोवा की जीत के बाद बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए बिहार के अंदर एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्हें पुत्र के समान और बिहार के युवा नेता के तौर पर बताया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह यथाशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः सामाजिक जीवन में योगदान के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी के साथ जीतन राम मांझी ने उनका धन्यवाद देते हुए कहा कि धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद एक बार फिर से सियासी बाजारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक चर्चाओं में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा
मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की एनडीए सरकार और केंद्र सरकार की सियासत में कद और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर ये बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। और यही नहीं, एक भी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से छिटकेगी तो महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है। और एक और जानकारी की माने तो केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम में बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। और एक और जानकारी की माने तो ओवैसी और राजभर ने हाथ मिलाने को लेकर एक दूसरे से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर विधानसभा के चुनाव से पहले AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हाथ मिला सकते हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेता ने लखनऊ में मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर आलमबाग में स्थित एक निजी होटल के अंदर दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM की ओर से यह तैयारी की गई है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रदर्शन अच्छा रहा और पार्टी के 5 विधायक जीते थे। बिहार में कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर जबरदस्त इजाफे की तरह देखने को मिला था। और अब असदुद्दीन ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में छोटे दलों को एकजुट करके चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। और ऐसी ही रणनीति बिहार में भी इस्तेमाल की गई थी। अब देखना होगा कि क्या राज्य के अंदर अखिलेश यादव कोई और बड़ा कदम उठाते हैं या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, जहां पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और AIMIM को भी जगह देंगे अपने साथ में। एक और जानकारी की माने तो बॉलीवुड एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन्नी देओल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल की भी टीम मौजूद रहेगी। बॉलीवुड के एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन्नी देओल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम भी मौजूद रहेगी। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन में शामिल हुए सेना के जवान पर जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन में सेना की वर्दी में पहुंचे शख्स की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जांच एजेंसियों ने पता लगाना शुरू कर दिया है कि तस्वीर में मौजूद शख्स एक सेवारत सैनिक है या फिर दूसरा कोई शख्स है। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग उत्तरी और मध्य कमांड के पूर्व GOC इंसी ने ट्विटर पर लिखा है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना के पास स्पष्ट नियम है, सेवारत कर्मी इस तरह के आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और एक और जानकारी की माने तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक बोले, डांस तो देवता भी करते थे। RJD ने तंज कसते हुए कहा कि देवता तो शराब भी पीते थे। बिहार के गोपालपुर के JDU के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में है। गोपाल मंडल के नाच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता, जिसको लेकर RJD ने उन पर हमला बोला। RJD की ओर से सोमवार को एक ट्वीट किया गया था, जिसके बाद जवाब देते हुए JDU के नेता ने भी अब तंज कसा है। और इस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। एक और जानकारी की माने तो राजस्थान के अंदर अहमद पटेल के जाने के बाद CM गहलोत को दिल्ली बुलाने की तैयारी चल रही है। फिर से सचिन पायलट को CM बनाने पर चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में अहमद पटेल के जाने के बाद बदलाव के संकेत मिले हैं। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है अहमद पटेल की कुर्सी योग्य उम्मीदवार की तलाश। अशोक गहलोत का नाम शीर्ष पर रखा जा रहा है, लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल हैं। आपको बता दें, राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं को हवा और ज्यादा मिलने लगी है। इस बार अशोक गहलोत के खिलाफ ऐसा दाव चला गया है जो उन्हें ना तो स्वीकारते बन रहा है और ना ही नकारते बन रहा है। पिछली बार जब नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा उठाया गया था, तब उन्हें अपने राजनीतिक अनुभव से सचिन पायलट को हिट विकेट कर चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर पहुंचे थे। और ऐसे में अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नई तैयारियां शुरू कर दी है। एक और अपडेट की माने तो हरियाणा के 2 और निर्दलीय विधायकों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि इनकी मांगे जायज है, इनको मानना चाहिए। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को आंदोलन का 21वां दिन है और इस बीच हरियाणा के 2 निर्दलीय विधायक ने किसानों का समर्थन कर दिया है। मंगलवार को निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोदर और रणधीर गोलन ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और मामले को देखना चाहिए। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ लगातार बड़ा विरोध जारी है और ऐसे में हरियाणा के अंदर निर्दलीय विधायकों का इस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करना और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना साफ और स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार को चलाना मुश्किल है। और यहाँ तक कि जननायक जनता पार्टी के समर्थन वापस लेने के साथ ही बीजेपी सरकार चला भी नहीं पाएगी और बना भी नहीं पाएगी, क्योंकि निर्दलियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि सभी पक्षों को शामिल कर कमेटी बनानी चाहिए, यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इसी के साथ में संजय राउत बोले, कहा मोदी को खुद करना चाहिए, किसानों से बात देखे
क्या चमत्कार होता है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को किसानों के आंदोलन को लेकर सुनवाई के बाद ये जानकारी सामने आई है, जहां पर शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद मुलाकात करे किसानों से। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर को एक बार फिर से जाम कर दिया गया है। वहीं पर दूसरी ओर चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर किसान पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर लगातार इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और कई बॉर्डरों को और घेरा गया है। ऐसे में दोस्तों किसानों के बढ़ता आंदोलन कहीं न कहीं मोदी सरकार पर दबाव बनाता जा रहा है। ऐसे में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।